हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपका अपना यूट्यूब चैनल अब पढ़ेगा इंडिया में। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे जो हम लोगों ने घटना चक्र बुक से जो हम लोगों ने हिस्ट्री अभी स्टार्ट कर रखा है, उस क्रम में हम लोग अभी आधुनिक भारत देख रहे हैं। इससे पहले हम लोगों ने मध्यकालीन भारत देख लिया है, साथ ही साथ हम लोग ज्योग्राफी भी अब स्टार्ट कर चुके हैं और पॉलिटी का भी कुछ वीडियो अवेलेबल है, अगर आप चाहें तो देख सकते हैं। तो आधुनिक भारत के क्रम में आज हमारा जो वीडियो है वो वीडियो नंबर 16 है। इससे पहले ऑलरेडी 15 वीडियो अपलोडेड है, जिसमें हम लोग एक वीडियो में ऑलमोस्ट 80 से लेकर 100 क्वेश्चन देखें पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ। फिर बीच बीच में 2 पार्ट हम लोग रिवीजन का भी लेकर आए हैं, जिसमें सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन और आंसर है, वो एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो आप लोग उसको भी देखिए, वो आप लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अपने टॉपिक्स की तरफ। आज का जो हमारा पहला टॉपिक है वो है संविधान सभा 1946। देखिए अब जो है वो यहाँ से कुछ जो आपको क्वेश्चंस दिखेंगे वो पॉलिटी वाला पार्ट का कुछ क्वेश्चन दिखेगा आपको। तो अब ऑलमोस्ट आधुनिक भारत ख़त्म हो चुका है, मान के चलिए कि 2-3 क्लास में ये लास्ट में जो थोड़ा पॉलिटी वाला टॉपिक है ये भी ख़त्म हो जाएगा। और इस तरह से हम लोग घटना चक्र बुक का आधुनिक भारत और मध्यकालीन भारत ख़त्म कर लेंगे। फिर प्राचीन भारत और ज्योग्राफी, ये दोनों चीज़ को लेकर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो चलिए अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है कि स्वतंत्र भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार जो है वो निम्न में से सर्वप्रथम कब प्रस्तुत किया गया था। तो देखिए भारत के लिए जो संविधान सभा की अगर रचना की हम लोग बात करते हैं तो संविधान सभा का जो विचार है वो सर्वप्रथम स्वराज पार्टी के द्वारा 1924 में प्रस्तुत किया गया था। लेकिन यहाँ अगर हम लोग इसकी बात करते हैं तो देखिए यहाँ वो ऑप्शन में है नहीं, तो सेकंड ऑप्शन में आप टिक कर सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी 1936 जो है वो संविधान सभा का विचार जो है वो प्रस्तुत किया था। क्योंकि 1924 की जब बात है, 1924 में मोतीलाल नेहरू ने ब्रिटिश सरकार के सम्मुख संविधान सभा के निर्माण की मांग प्रस्तुत की थी। फिर इसके बाद औपचारिक रूप से संविधान सभा के विचार का जो प्रतिपादन है वो एम एन रॉय के द्वारा किया गया था और इस विचार को मूर्त रूप देने का कार्य जो है वो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। और फिर इसके बाद दिसंबर 1936 में जो कांग्रेस का फैजपुर अधिवेशन होता है उसमें संविधान सभा के अर्थ तथा महत्व की व्याख्या की जाती है और उसको अपना लिया जाता है। क्लियर है? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है हमारा कि संविधान सभा जिसने भारतीय संविधान का निर्माण किया का गठन किया गया था, तो इसका गठन जो है वो कैबिनेट मिशन प्लान के अंतर्गत किया गया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर टी, कैबिनेट मिशन प्लान के अंतर्गत। कैबिनेट मिशन की संस्तुतियों पर ही के आधार पर ही भारतीय संविधान का निर्माण जो है वो करने वाली जो संविधान सभा है इसका गठन जो है वो जुलाई 1946 में किया गया था। भारत में अगर कैबिनेट मिशन की बात करते हैं तो कैबिनेट मिशन जो था वो 24 मार्च 1946 को दिल्ली आया था। इसमें ब्रिटिश कैबिनेट के 3 मंत्री थे, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, एबी अलेक्जेंडर और सर स्टॉफर्ड क्रिप्स। फिर मिशन की घोषणा के समय इसके अध्यक्ष जो थे मतलब पैथिक लॉरेंस, उन्होंने यह स्पष्ट किया था कि इस मिशन का जो उद्देश्य है वो स्वतंत्र भारत का संविधान तैयार करने के लिए शीघ्र ही एक कार्य प्रणाली तैयार करना तथा अंतरिम सरकार के लिए आवश्यक प्रबंध करना है। नेक्स्ट है हमारा कि कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि जो है वो कितनी जनसंख्या के अनुपात में था। तो एक प्रतिनिधि जो था वो 10 लाख व्यक्ति के जनसंख्या अनुपात में था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, 10 लाख। संविधान सभा के निर्माण के लिए प्रत्येक प्रांत में 10 लाख लोगों के लिए एक प्रतिनिधि अनुपात में जनसंख्या के सांप्रदायिक आधार को स्थान दिया गया था। एक चीज़ याद रखिएगा, जो मतदाता थे मतलब जो लोग वोट करने वाले थे उनको 3 वर्ग में बांटा गया था, एक आम यानी कि साधारण, दूसरा मुस्लिम और तीसरा सिख। नेक्स्ट है हमारा कि संविधान सभा का पहला सत्र हुआ था। तो संविधान सभा का पहला सत्र जो है वो नई दिल्ली स्थित जो काउंसिल चैम्बर पुस्तकालय भवन है उसमें हुआ था। तो और कब हुआ था? तो 9 दिसंबर 1946 को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। और 9 दिसंबर 1946 को ही सभा के जो सबसे बुजुर्ग सदस्य थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, उनको सभा का अस्थायी सदस्य जो है वो चुन लिया जाता है। नेक्स्ट है हमारा कि इनमें से कौन जो है वो भारतीय संविधान सभा का अध्यक्ष था। तो भारतीय संविधान सभा के जो अस्थायी अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और इनको 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित कर लिया गया था। नेक्स्ट है हमारा कि भारतीय उपनिवेश के लिए प्रभुता संपन्न संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। देखिए प्रभुता संपन्न कह रहा है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, प्रभुता संपन्न संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्योंकि देखिए संविधान सभा जब का गठन होता है उस समय संविधान सभा जो था वो संप्रभुता नहीं था। फिर 15 अगस्त 1947 को संविधान सभा भारतीय अधिराज के लिए संप्रभु संविधान सभा घोषित किया गया था और उस दिन 15 अगस्त 1947 के दिन कौन अध्यक्ष थे? राजेंद्र प्रसाद ही अध्यक्ष थे। इसके कारण राजेंद्र प्रसाद को क्या किया गया है? राजेंद्र प्रसाद को ही इसका अध्यक्ष चुना गया है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट है हमारा कि निम्नलिखित कथनों में से कौन एक जो है वो सही है, यह पूछ रहा है आपसे। तो
1946 में प्रांतीय सभाओं द्वारा भारत की संविधान सभा चुनी गई। फिर कह रहा है कि जवाहरलाल नेहरू, एक सेकंड रुकिएगा, हाँ, कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों में कौन एक सा सही है। वर्ष 1946 में प्रांतीय सभाओं द्वारा भारत की संविधान सभा चुनी गई, यही बिल्कुल सही है। फिर कह रहा है कि जवाहरलाल नेहरू, एम.एन. जीना और सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है वो भारत की संविधान सभा के सदस्य थे। एम.एन. जीना की अगर बात करते हैं, मोहम्मद अली जीना, ये संविधान सभा के सदस्य नहीं थे, तो ये गलत हो गया। फिर कह रहा है कि भारत के संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन जो है वो जनवरी 1947 में है, ये भी गलत हो गया, क्योंकि प्रथम अधिवेशन जो है वो 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। फिर कह रहा है कि भारत का संविधान जो है वो 26 जनवरी 1950 को अंगीकृत किया गया था, तो ये भी गलत है, क्योंकि भारत का संविधान जो है वो 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था। तो सही क्या है, सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन ए जो होगा वो आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारा कि सच्चिदानंद सिन्हा जो है वो किसके साथ जुड़े थे। तो सच्चिदानंद सिन्हा की अगर बात करते हैं तो यह भारत छोड़ो आंदोलन के साथ जुड़े हुए थे। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, और इन्हें जो है वो संविधान सभा के प्रथम अधिवेशन यानी कि 9 दिसंबर 1946 को सर्वसम्मति से अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। नेक्स्ट है हमारा कि निम्न में से किसने ब्रिटिश युग की केंद्रीय लेजिस्लेटिव असेंबली तथा स्वतंत्र भारत की संसद में अध्यक्ष का पद संभाला था। तो यह किसने संभाला था, जी.बी. मावलंकर ने। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, जी.बी. मावलंकर। देखिए, अगर हम लोग ब्रिटिश युग की बात करते हैं तो उसमें जो मावलंकर साहब थे वो 1946 से लेकर 14 अगस्त 1947 तक केंद्रीय लेजिस्लेटिव असेंबली के अध्यक्ष रहे थे, और फिर भारत स्वतंत्र होता है उसके बाद लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष के रूप में 1952 से लेकर 1956 तक रहते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है अंतरिम सरकार का गठन 1946। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि 1946 में गठित अंतरिम कैबिनेट की अध्यक्षता किसने की थी। तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, जवाहरलाल नेहरू। आप लोग पढ़े होंगे कि जवाहरलाल नेहरू को कौन कौन विभाग दिया गया था, कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष और विदेशी मामले तथा राष्ट्रमंडल। देखिए, 1 अगस्त 1946 की बात है जब लॉर्ड बेवेल जो था वो कांग्रेस के जो अध्यक्ष थे उस टाइम, मतलब जवाहरलाल नेहरू को अंतरिम सरकार के गठन के लिए निमंत्रण देता है। फिर 24 अगस्त 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में भारत की पहली अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा की जाती है, और 2 सितंबर 1946 को इसका गठन होता है। तो यह तीनों डेट जो है वो आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट है हमारा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन हुआ था। तो अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ था, 2 सितंबर 1946 को। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। एक चीज़ याद रखिएगा, इसमें प्रारंभ में मुस्लिम लीग की भागीदारी नहीं थी, फिर बाद में 26 अक्टूबर 1946 को मुस्लिम लीग जो है वो इसमें शामिल होता है। नेक्स्ट है हमारा कि 1946 में बनी अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था। देखिए, डॉक्टर रक्षा की अगर बात करते हैं तो रक्षा था बलदेव सिंह के पास, याद रखिएगा। वहीं विदेशी मामले तथा राष्ट्रमंडल खेल अभी हम लोग देखें ये किनके पास था, जवाहरलाल नेहरू के पास। खाद्य एवं कृषि था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है हमारा कि जब 1946 में भारतीय मुस्लिम लीग को अमृत सरकार में सम्मिलित किया, अंतरिम सरकार में सम्मिलित किया गया, तब लियाकत अली खान को जो विभाग दिया गया था वो कौन थे। देखिए, अभी हम लोगों ने पढ़ा कि मुस्लिम लीग जो था वो क्या था, स्टार्टिंग में अंतरिम सरकार का भागीदार नहीं था, बाद में 26 अक्टूबर 1946 को वो अंतरिम सरकार में शामिल होता है। तो जब लियाकत अली खान की अगर हम लोग बात करते हैं तो इनको वित्त विभाग दिया जाता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। विदेश से आप लोगों को याद होगा जवाहरलाल नेहरू हैं, गृह मंत्रालय वल्लभ भाई पटेल के पास था, और रक्षा मंत्रालय जो था वो बलदेव सिंह के पास था। नेक्स्ट हमारा निम्नलिखित में से कौन जो है वो अंतरिम सरकार का सदस्य नहीं था। जवाहरलाल नेहरू तो थे ही, बलदेव सिंह भी थे, अली जहीर भी थे। देखिए, अली जहीर कैसे थे, आप लोग कंफ्यूज हो सकते हैं अली जहीर में, क्योंकि आप लोगों ने अभी क्या पढ़ा, अभी पढ़ा कि मुस्लिम लीग की भागीदारी जो थी वो बाद में हुई थी। मतलब 26 अक्टूबर 1946 को मुस्लिम लीग के 5 आदमियों को शामिल किया गया था अंतरिम सरकार में, और इस 5 सदस्य को शामिल करने के लिए कुछ कांग्रेसियों को क्या हुआ था, उनको बाहर होना पड़ा था। तो लीग के 5 सदस्य जो थे उसमें कांग्रेस के थे शरद चंद्र बोस, साफत अहमद खान और सैयद अली जहीर। इन्हीं के स्थान पर, इन्हीं तीनों को बाहर होना पड़ा था, मतलब इन्हीं तीनों के स्थान पर लीग के 5 सदस्य को शामिल किया गया था। तो अली जहीर एक तरह से देखा जाए तो ये क्या थे, ये अंतरिम सरकार के सदस्य थे, लेकिन B.R. अम्बेडकर जो थे वो अंतरिम सरकार के सदस्य नहीं थे। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, भीमराव अम्बेडकर। नेक्स्ट है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन जो है वो सितंबर 2, 1946 को गठित अंतरिम सरकार में मंत्री नहीं थे। देखिए, जवाहरलाल नेहरू तो थे, कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष, विदेशी मामले और राष्ट्रमंडल। लियाकत अली खान अभी हम लोगों ने देखा वित्त मंत्रालय इनके पास था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास खाद्य एवं कृषि मंत्रालय था, लेकिन अबुल कलाम आज़ाद जो थे वो इसमें नहीं थे। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, अबुल कलाम आज़ाद नहीं थे। लियाकत अली की भी हम लोग बात करते हैं तो ये 2 दिसंबर को तो नहीं थे,
यहाँ ध्यान रखिएगा, क्योंकि लियाकत अली की हम लोग बात करते हैं तो यह जो थे वो अंतरिम सरकार में बाद में मतलब आए थे, मुस्लिम लीग की तरफ से आए थे 26 अक्टूबर 1946 को। नेक्स्ट है हमारा कि 1946 के चुनाव के पश्चात मुस्लिम लीग ने किस प्रांत में अपनी सरकार बनाई थी? तो बंगाल प्रांत में। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, बंगाल प्रांत में। नेक्स्ट है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सी तिथि जो है वो मुस्लिम लीग ने सीधी कार्यवाही दिवस हेतु सुनिश्चित किया था? तो सीधी कार्यवाही दिवस हेतु किया था 16 अगस्त 1946 को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर जी, 16 अगस्त 1946 को। और इसी दिन क्या हुआ था कि दंगा फैलाना और आतंक का माहौल बनाकर यह प्रदर्शित करना था कि हिंदू और मुसलमान जो है वो एक साथ नहीं रह सकते हैं। और इस चीज़ का जो मेन केंद्र था, मतलब दंगा का जो मेन केंद्र था वो था नोआखाली। अभी आप लोग पढ़े होंगे कि महात्मा गांधी जो थे वो 15 अगस्त 1947 को नहीं थे शामिल। क्यों? क्योंकि वो नोआखाली में दंगे को शांत करा रहे थे। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट है टॉपिक जो है वो है हमारा भारत का विभाजन एवं स्वतंत्रता। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि जब भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी यूके में निम्न में से किस एक पार्टी की सत्ता थी? तो देखिए, जब भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई यानी 15 अगस्त 1947 की बात है, उस समय ब्रिटिश के प्रधानमंत्री थे क्लाइमेट एटली। क्योंकि क्लाइमेट एटली का जो टेन्योर था वो 1945 से लेकर कब तक था? 1951 तक था। और क्लाइमेट एटली कौन से पार्टी के थे? लेबर पार्टी के थे। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, लेबर पार्टी। नेक्स्ट है हमारा कि भारत के स्वतंत्र होते समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? अभी हम लोगों ने देखा कौन था, क्लाइमेट एटली। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है हमारा कि ब्रिटिश सरकार ने जून 1948 तक भारत छोड़ने की घोषणा की थी। कब को घोषणा किया था इन्होंने किया था फरवरी 1947 में। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, फरवरी 1947 में। जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे, मतलब एटली जी जो थे, वो 20 फरवरी 1947 को हाउस ऑफ कॉमन्स में यह घोषणा किए थे कि अंग्रेज जो है वो जून 1948 के पहले ही उत्तरदायी लोगों को सत्ता हस्तांतरित करने के उपरांत भारत छोड़ देगा। नेक्स्ट है हमारा कि लॉर्ड माउंटबेटन वायसराय के रूप में भारत आया था। तो लॉर्ड माउंटबेटन वायसराय के रूप में इसलिए भारत आया था कि भारत को संयुक्त रखने की कोशिश की जाए। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा यथासंभव भारत को संयुक्त रखने की विशेष हिदायत के साथ आया था। इनको मतलब क्लाइमेट एटली साहब कह के भेजे थे कि भैया तुम जाओ और देखो कि मतलब किसी तरह से भारत का जो विभाजन है वो ना हो पाए। ठीक है, लेकिन फिर यही माउंटबेटन है जो कि 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना घोषित करता है, जिसमें कि भारत विभाजन शामिल था। देखिए हुआ क्या था कि जब मार्च 1947 में लॉर्ड माउंटबेटन को वायसराय पद की शपथ दिलाई गई थी, तो उनका कार्य जो था वो भारत से ब्रिटिश शक्ति को समेटना था कि भैया चलो ठीक है, अब अपना बोड़ा बिस्तर ले चलो अब यहाँ से। तो उसके उसके बाद हुआ क्या कि सत्ता के जैसे ही हस्तांतरण के साथ मतलब ये भी कहा गया था कि यथासंभव भारत को संयुक्त रखने की आपको हिदायत दी जाती है। लेकिन उसे इस बात के लिए भी अधिकृत किया गया था कि वो भारत को परिवर्तित परिस्थितियों के अनुरूप निर्णय ले सके। मतलब ये भी कहा गया था कि देख लेना, अगर हो पाता है तो ठीक है, नहीं हो पाता है तो फिर छोड़ देना। और इसी के कारण और मतलब कि उनका मेन मोटो ये था कि तुम भारत से आओ और किसी तरह से न्यूनतम हानि के साथ आओ, मतलब कम से कम नुकसान हो अंग्रेज को भारत से लौटने में। और अगर जहाँ देखोगे कि ज़्यादा हानि हो रहा है तो वहाँ फिर भारत पाकिस्तान बटे, चाहे 3-4 टुकड़ा हो जाए, उससे कोई मतलब नहीं है। तो ये चीज़ हुआ था। तो इसी के कारण फिर हुआ क्या कि माउंटबेटन जो था वो सत्ता हस्तांतरण संबंधी वार्ताओं के दौरान इस निष्कर्ष पर पहुंच जाता है कि भारत का बंटवारा जो है वो पाकिस्तान के साथ है एकदम से आवश्यक हो गया है। और वही फिर 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना घोषित करता है, जिसमें कि भारत विभाजन जो था वो शामिल था। नेक्स्ट है हमारा कि कौन सी योजना जो है वो भारतीय स्वतंत्रता की आधार बनी? तो यह कौन सी योजना बनी थी? माउंटबेटन योजना। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, माउंटबेटन योजना। माउंटबेटन जो था वो 15 अगस्त 1947 को भारतीयों को सत्ता सौंपने का दिन निर्धारित किया था। और लगभग 2 माह चली वार्ताओं के बाद माउंटबेटन जो था वो इस निष्कर्ष पर पहुंचा था कि विभाजन ही एकमात्र विकल्प है। और उन्होंने इटली के व्यक्तित्व के दायरे में रहकर भारत विभाजन की एक योजना तैयार की थी, जिसे माउंटबेटन योजना के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट हमारा कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम यानी कि द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किया गया था। तो कब पारित किया गया था? जुलाई 1947 में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जुलाई 1947 में। देखिए 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद में इटली के द्वारा यह अधिनियम प्रस्तुत किया गया था। फिर 18 जुलाई को इसको स्वीकृति मिल जाती है और फिर इसी अधिनियम के अनुसार भारत और पाकिस्तान 2 स्वतंत्र राष्ट्रों की घोषणा कर दी जाती है। नेक्स्ट है हमारा कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 प्रभावी हुआ था। तो कब प्रभावित हुआ था? अभी हम लोगों ने देखा 4 जुलाई 1947 को प्रस्तुत किया गया था और 18 जुलाई 1947 को स्वीकृति मिली थी, यानी प्रभावी हो गया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी।
नेक्स्ट है हमारा कि भारतीयों को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना जो है वो निम्न में से किस नाम से जानी गई। तो किस नाम से यह योजना जो है वो जाना गया है, तो यह माउंटबेटन योजना के नाम से जाना गया। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, माउंटबेटन योजना। माउंटबेटन की अगर हम लोग बात करते हैं तो यह जो था वो स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल भी यही हुआ था। नेक्स्ट हमारा कि भारत के विभाजन के संबंधित माउंटबेटन योजना की सरकारी तौर पर घोषणा कब हुई थी। तो सरकारी तौर पर घोषणा हुआ था 3 जून 1947 को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 3 जून 1947 को ही माउंटबेटन योजना घोषित हुआ, जिसमें कि भारत विभाजन शामिल था। वहीं अगर हम लोग माउंटबेटन की बात करते हैं तो माउंटबेटन जो था वो मार्च 1947 से लेकर जून 1948 तक था, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है हमारा कि कथन और कारण कह रहा है अंग्रेजों ने भारत को 1947 में स्वतंत्रता प्रदान कर दी थी। यह बिल्कुल सही है, 15 अगस्त 1947 को हमारा प्यारा देश भारत जो है वो स्वतंत्र हो गया था। फिर कह रहा है अंग्रेज जो है वो द्वितीय विश्व युद्ध में निर्बल हो चुके थे। यह भी बिल्कुल सही है और यही एक मेन रीजन भी बन गया था स्वतंत्रता का। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए और आर जो है वो दोनों सही है, और आर जो है वो ए की सही व्याख्या भी है। देखिए अगर हम लोग क्रिप्स की बात करते हैं तो उसने हाउस ऑफ कॉमन्स में यह कहा था कि अभी एक विकल्प तो यह है कि भारत में भारी दमन चक्र चलाना और भारत में अनेक वर्षों तक ब्रिटिश फौजों को तैनात रखना, लेकिन उसका फिर आगे कहना यह था कि लेकिन इसका निश्चय जो है वो मतलब ब्रिटेन के लोग ही हैं जो अनुमति नहीं देंगे, क्योंकि हमारे पास पहले से ही क्या है जनशक्तियों की कमी हो गई है, जैसा कि हम सब जानते हैं, और इसी के कारण फिर उसे भारत को स्वतंत्र भी करना पड़ा था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है हमारा ये नीचे दिए गए वक्तव्य दिए गए हैं जिनमें से पहले को कथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। स्वतंत्र भारत में ब्रिटेन की प्रभुता बनी रही, यह गलत है क्योंकि स्वतंत्र भारत में ब्रिटेन की प्रभुता नहीं बनी रही थी। फिर कह रहा है कि स्वतंत्र भारत के गवर्नर जनरल की नियुक्ति ब्रिटेन के प्रभुता संपन्न शासकों के द्वारा किया गया था, यह बिल्कुल सही है क्योंकि स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल जो था वो लॉर्ड माउंटबेटन ही था और इसकी नियुक्ति जो है वो मूलतः ब्रिटिश शासक के द्वारा ही की गई थी। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ए गलत है और आर जो है वो सही है। नेक्स्ट हमारा कि भारतीय स्वाधीनता विधेयक को राजकीय स्वीकृति प्राप्त हुई थी, तो कब प्राप्त हुआ था? 18 जुलाई 1947 को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए भारतीय स्वतंत्रता विधेयक की अगर हम लोग बात करते हैं तो यह 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री जो थे क्लाइमेट एटली उनके द्वारा हाउस ऑफ कॉमन्स में पेश किया गया था। फिर 15 जुलाई 1947 को हाउस ऑफ कॉमन्स के द्वारा इसको पास कर दिया गया और फिर अगले दिन ही हाउस ऑफ लॉर्ड्स के द्वारा इस विधेयक को पारित कर दिया गया। फिर इस विधेयक को राजकीय स्वीकृति के लिए भेजा गया जहां 18 जुलाई 1947 को इसको स्वीकृति मिल गई। नेक्स्ट हमारा कि भारत के विभाजन का बाल्कॉन प्लान उपज था, तो यह किसका उपज था? लॉर्ड माउंटबेटन का उपज था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड माउंटबेटन का मस्तिष्क। देखिए अगर हम लोग बात करते हैं तो 24 मार्च से लेकर 6 मई 1947 के बीच भारतीय नेताओं के साथ 133 बार जो है वो माउंटबेटन मतलब मीटिंग किया था और उसमें कैबिनेट मिशन की रूपरेखा जो है वो अव्यवहारिक हो चुकी थी, इस पर उन्होंने माउंटबेटन ने यह तय किया था। तब उन्होंने एक वैकल्पिक योजना बनाई थी जिसको ही क्या है कि बाल्कन प्लान का नाम दिया गया था। नेक्स्ट है हमारा कि 1947 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है वो देश के विभाजन के लिए मुख्य रूप से इसलिए सहमत हुई क्योंकि वो बड़े पैमाने पर संभावित सांप्रदायिक दंगों से बचना चाहते थे। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि उनको उस समय क्या था, उस समय था कि मुस्लिम लीग जो था वो प्रत्यक्ष मतलब सीधी कार्यवाही दिवस मनाना चाह रहा था और उसने ये कहा था कि 16 अगस्त 1946 को हम सीधी कार्यवाही दिवस मनाएंगे और उस दिन हम लोग दंगा फैलाएंगे और आतंक का माहौल बनाकर यह प्रदर्शित करेंगे कि हिंदू और मुसलमान का भी एक साथ रहना संभव नहीं है। तो इसी पर सरदार वल्लभ भाई पटेल कहे थे कि मैंने यह अनुभव किया है कि हम भारत का विभाजन अगर नहीं स्वीकार करते हैं तो भारत जो है वो छोटे छोटे टुकड़ों में बंट जाएगा और पूर्णतः जो है वो नष्ट हो जाएगा और हमें एक पाकिस्तान की तो बात छोड़िए, हमें देखने के लिए फिर बाद में कई पाकिस्तान मिलेंगे। नेक्स्ट है हमारा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने माउंटबेटन योजना को स्वीकार किया। यह बिल्कुल सही है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने माउंटबेटन योजना को स्वीकार किया। देखिए भारतीय और फिर आगे कह रहा है कि वो द्विराष्ट्र सिद्धांत को मानती थी, तो नहीं, कांग्रेस जो है वो द्विराष्ट्र सिद्धांत को कभी नहीं मानती थी, लेकिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है वो माउंटबेटन योजना को इसीलिए स्वीकार किया क्योंकि वह नहीं चाहता था कि सांप्रदायिक दंगा हो और उससे मतलब कोई प्रॉब्लम हो, तो इसीलिए वो द्विराष्ट्र सिद्धांत को वो नहीं मानती थी। तो पहला सही है और दूसरा गलत है।
नेक्स्ट हमारा कि भारत के विभाजन के विकल्प के रूप में गांधी जी ने माउंटबेटन को सुझाया था कि वो, गांधी जी का कहना था कि माउंटबेटन को कहना था कि वो भैया ठीक है, मोहम्मद अली जिन्ना को ही बुलाइए और उन्हीं को कहिए कि आप ही अपना सरकार बना लीजिए, मुझे सरकार नहीं चाहिए, लेकिन भारत और पाकिस्तान का विभाजन मत होने दीजिए। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, जिन्ना को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करें। देखिए गांधी जी जो थे उनका यह सुझाव था कि अंतरिम जो सरकार है वो पूर्ण रूप से लीग के मतलब मुस्लिम लीग के नेताओं जिन्ना को हाथ में सौंप दिया जाए, जिससे भारत में सांप्रदायिक दंगों को रोका जा सके। लेकिन गांधी जी का यह सुझाव तो था, लेकिन कांग्रेस के जो नेता थे और जो वर्किंग कमेटी जो थी कांग्रेस की, उसको यह चीज़ मान नहीं था। फिर बंटवारे के विरोध में गांधी जी ने यहाँ तक कहा था कि अगर कांग्रेस बंटवारा करेगी तो उसे मेरी लाश के ऊपर से होकर गुजरना पड़ेगा। जब तक मैं जिंदा हूँ भारत के बंटवारे के लिए मैं कभी राजी नहीं हूँगा, और अगर मेरा बस चले तो कांग्रेस को भी इसे मंजूर करने की इजाज़त नहीं दूंगा। यह गांधी जी के कथन थे। नेक्स्ट है हमारा कि रेड क्लिफ समिति किसके लिए नियुक्त की गई थी। तो रेड क्लिफ समिति जो है वो भारत और पाकिस्तान के बीच सीमाओं को निर्धारित करने के लिए नियुक्त किया गया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए जो वायसराय था उस समय लॉर्ड माउंटबेटन, वो भारत और पाकिस्तान के बीच मेनली जो पंजाब और बंगाल का जो सीमा था उसको निर्धारण करने के लिए 30 जून 1947 को पंजाब सीमा आयोग और बंगाल सीमा आयोग के नाम से 2 आयोग गठित किया था। और जो रेड क्लिफ थे उनको इन दोनों आयोग का अध्यक्ष बनाया गया था, और प्रत्येक आयोग में 4 सदस्य थे, जिसमें 2 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के और 2 जो थे वो मुस्लिम लीग के सदस्य थे। नेक्स्ट है हमारा कि भारत विभाजन के संदर्भ में 1947 में नियुक्त सीमा आयोग की अध्यक्षता किसने की। तो अभी हम लोगों ने देखा कि 2 आयोग बना था, एक पंजाब सीमा आयोग, एक बंगाल सीमा आयोग। दोनों में 4-4 सदस्य थे, 2 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के, 2 मुस्लिम लीग के, और दोनों के अध्यक्ष थे रेड क्लिफ। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, रेड क्लिफ। नेक्स्ट हमारा भारत के विभाजन को टालने का अंतिम अवसर समाप्त हो गया था। तो भारत के विभाजन को टालने का अंतिम अवसर कब समाप्त हो गया था? जब कैबिनेट मिशन को अस्वीकार कर किया गया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, कैबिनेट मिशन के अस्वीकार करने के साथ ही। देखिए 16 मई 1946 को कैबिनेट मिशन जो था वो अपने प्रस्ताव का घोषणा किया गया था, जिसमें यह कहा गया था कि मुस्लिम लीग की जो पाकिस्तान की मांग है उसको हम ठुकरा देते हैं, उसको वो कैबिनेट मिशन नहीं माना था। फिर क्या हुआ कि मुस्लिम लीग जो था वो 6 जून 1946 को कैबिनेट मिशन योजना स्वीकार कर लेता है, लेकिन फिर बाद में जाकर 29 जुलाई 1946 को अपनी स्वीकृति जो है वो मुस्लिम लीग वापस ले लेता है, और भारत के विभाजन को टालने का अंतिम अवसर भी वहीं समाप्त हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा कि 14 जून 1947 को कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन में भारत के विभाजन का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। इस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो इस अधिवेशन के अध्यक्ष थे आचार्य जे बी कृपलानी। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, जे बी कृपलानी। इस प्रस्ताव की अगर हम लोग बात करते हैं तो इस प्रस्ताव को गोविंद बल्लभ पंत के द्वारा प्रस्तुत किया गया था, और मौलाना आज़ाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल और जवाहरलाल नेहरू के द्वारा इसका समर्थन किया गया था। जे बी कृपलानी की अगर हम लोग बात करते हैं तो नवंबर 1947 में जे बी कृपलानी जो है वो कांग्रेस की अध्यक्षता से त्यागपत्र दे दिए थे। फिर कृपलानी जी के बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है वो कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष बनते हैं, और फिर 1948 में कांग्रेस का अधिवेशन जयपुर में होता है, जहां पटाभी सीतारमैया को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया जाता है। नेक्स्ट है हमारा कि नई दिल्ली में 1947 में आयोजित अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की बैठक में निम्नलिखित में से किसने विभाजन के प्रस्ताव का समर्थन किया था? समर्थन किसने किया था? अभी हम लोगों ने देखा प्रस्तुत अगर पूछे तब आपका आंसर होगा गोविंद बल्लभ पंत, और यहाँ पूछ रहा समर्थन किसने किया था? तो अबुल कलाम आज़ाद ने किया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, अबुल कलाम आज़ाद। नेक्स्ट है हमारा कि निम्नलिखित में से किसने 1947 के कांग्रेस कमेटी की बैठक द्वारा विभाजन के प्रस्ताव के पारित होने के राष्ट्रवाद का संप्रदायवाद के पक्ष में समर्थन के रूप में लिया था? तो ये किसने लिया था? डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए ये सैफुद्दीन किचलू जो थे वो पंजाब प्रांतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष थे, और यह जो थे वो भारत विभाजन के एकदम से प्रबल विरोधी थे, और भारत की स्वतंत्रता के बाद इन्होंने स्वयं को कांग्रेस पार्टी से इसीलिए पृथक भी कर लिया था, और खुद की एक भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी में जाकर फिर जुड़ गए थे। नेक्स्ट हमारा कि सन 1947 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? तो जे बी कृपलानी ने किए थे। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जे बी कृपलानी। आप लोगों ने पढ़ रखा होगा कि 1946 में मेरठ में अधिवेशन होता है, जिसकी अध्यक्षता जो है वो जे बी कृपलानी के द्वारा किया जाता है। फिर 1948 में एक ही बार अधिवेशन होता है जयपुर में, जिसकी अध्यक्षता फिर पटाभी सीतारमैया के द्वारा किया जाता है। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 1947 में हुए दिल्ली में विशेष अधिवेशन की अध्यक्षता दिया गया था। यहाँ आपसे विशेष अधिवेशन नहीं पूछ रहा है, यहाँ दिल्ली अधिवेशन पूछ रहा है। विशेष अधिवेशन अगर पूछेगा तब आपका आंसर जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की 14 जून 1947 को संपन्न हुई बैठक में भारत विभाजन के विपक्ष में किसने मतदान किया था? तो भारत विभाजन के विपक्ष में सीमांत गांधी, जिनको कि खान अब्दुल गफ्फार खान
कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, खान अब्दुल गफ्फार खां जो थे। और इनके साथ में भी और बहुत सारे लोग थे, जैसे डॉक्टर सैफुद्दीन कुचली, पुरुषोत्तम दास टंडन, ये सब भी जो थे वो विपक्ष में ही मतदान किए थे। लेकिन इसका प्रस्ताव जो है वो गोविंद बल्लभ पंत के द्वारा पेश किया गया था, और इस प्रस्ताव का जो समर्थन है वो अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा किया गया था, जो कि पहले विभाजन के विरोधी थे, लेकिन वो बाद में फिर जाके समर्थन कर देते हैं। और जवाहरलाल नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल भी इस प्रस्ताव का समर्थन करते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि 14-15 अगस्त 1947 की मध्यरात्रि को अंतरिम संसद के रूप में किसने सत्ता ग्रहण की थी? तो संविधान सभा ने किया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, संविधान सभा। नेक्स्ट है हमारा कि 14-15 अगस्त 1947 की मध्यरात्रि केंद्रीय असेंबली में इकबाल का गीत हिंदुस्तां हमारा तथा जनगणमन जो है वो किसने गाया था? तो ये दोनों जो है वो किसके द्वारा गाया गया था? एम.एस. सुब्बलक्ष्मी के द्वारा गाया गया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, एम.एस. सुब्बलक्ष्मी। नेक्स्ट है हमारा कि पहले अवसर पर भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति की गई थी। तो पहले अवसर पर गवर्नर जनरल के द्वारा भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति की गई थी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, गवर्नर जनरल। नेक्स्ट है हमारा कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे लॉर्ड माउंटबेटन। लेकिन अगर प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल पूछेगा तब आपका आंसर होगा चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड माउंटबेटन। नेक्स्ट हमारा स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो स्वतंत्र भारत का या तो पहला पूछ ले या तो अंतिम पूछे, दोनों कौन थे? राजगोपालाचारी। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। नेक्स्ट हमारा भारत का अंतरिम वायसराय कौन था? तो भारत का अंतिम वायसराय कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड माउंटबेटन। नेक्स्ट है हमारा कि स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि मंत्री कौन थे? तो प्रथम विधि मंत्री थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। एक चीज़ याद रखिएगा, स्वतंत्रता के समय महात्मा गांधी के ही सलाह पर इन्हें केंद्रीय विधि मंत्री का पद संभालने का न्योता दिया गया था। एक चीज़ बी.आर. अम्बेडकर से और भी याद रखिएगा, संविधान सभा में अम्बेडकर का पहली बार निर्वाचन जो है वो बंगाल से हुआ था, और देश बंटवारे के बाद उनका निर्वाचन जो है वो बम्बई से हुआ था। नेक्स्ट है हमारा कि बिल्कुल प्रारंभ से भारत के राष्ट्रपति के पद पर आसीन व्यक्तियों का निम्नलिखित में से कौन सा एक सही क्रम है? तो सबसे पहले कौन? राजेंद्र प्रसाद। कब से कब तक? 1950 से लेकर 1962 तक। दूसरे राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन, 1962 से लेकर 1967 तक। तीसरे जाकिर हुसैन, 1967 से लेकर 1969 तक। फिर चौथे थे बीबी गिरी, जो कि 1969 से लेकर 1974 तक। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है हमारा कि लॉर्ड माउंटबेटन की अध्यक्षता में बनी विभाजन परिषद में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रतिनिधित्व जो है वो जवाहरलाल नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा किया गया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 2 और 3 दोनों। नेक्स्ट है हमारा कि माउंटबेटन योजना जून 1947 में निम्नलिखित में से किन प्रांतों में लोक निर्यात संस्तुति की थी? तो किस में किया था? सिंध में भी किया था, बलूचिस्तान में भी किया था, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत में भी किया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर जी, उपयुक्त में से सभी। देखिए, माउंटबेटन योजना के अनुसार हुआ क्या था कि पंजाब और बंगाल में की प्रांतीय सभाओं की बैठक जो है वो 2 भागों में होनी थी, एक मुस्लिम बहुसंख्यक भाग और दूसरा शेष प्रांत के प्रतिनिधियों का। और प्रांतीय सभाओं का यह जो दोनों भाग था वो पृथक पृथक बैठक करेगा और यह निश्चित करेगा कि प्रांतों का बंटवारा हो कि नहीं हो। फिर जाकर उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत में जनमत संग्रह का प्रावधान था, और सिंध और बलूचिस्तान और असम के मुस्लिम बहुसंख्यक जिले जो था सिलहट, उसमें जनमत संग्रह का भी प्रावधान किया गया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से सभी। नेक्स्ट है हमारा कि भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो भारत के विभाजन के समय कौन थे? जे.बी. कृपलानी। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, जे.बी. कृपलानी। जे.बी. कृपलानी की अगर हम लोग बात करते हैं तो यह 23 नवंबर 1946 को मेरठ अधिवेशन में अध्यक्ष बने थे और नवंबर 1947 तक अध्यक्ष रहते हैं। फिर यह इस्तीफा दे देते हैं और उसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है वो अंतरिम अध्यक्ष बनाए जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि अगस्त 1947 में स्वतंत्रता दिवस के समारोहों में निम्नलिखित में से कौन नेता कभी भी सम्मिलित नहीं हुआ था? तो कौन नहीं सम्मिलित हुए थे? महात्मा गांधी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, महात्मा गांधी, क्योंकि आगे जाके फिर महात्मा गांधी की मृत्यु हो जाती है। और 15 अगस्त 1947 की अगर हम लोग बात करते हैं तो उसमें स्वतंत्रता प्राप्ति के अवसर पर महात्मा गांधी जो थे वो बंगाल के नोआखाली में जो सांप्रदायिक दंगा हो रहा था उसको शांत करवा रहे थे। नेक्स्ट है हमारा कि भारतीय राष्ट्रवाद ब्रिटिश राज का शिशु है, यह कथन किसका है? तो यह कथन किसका है? आर. कॉपलैंड का। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी।
नेक्स्ट है हमारा कि निम्नलिखित में से किसने कहा था कि ब्रिटिश शासन की सबसे अच्छी महत्वपूर्ण उपलब्धि भारत का एकीकरण था। यह किसके द्वारा कहा गया था? यह कहा गया था के.एम. पनिक्कर के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है हमारा कि भारतीय स्वतंत्रता के समय अंग्रेजी महाराज कौन था? तो यह था जॉर्ज सस्टम। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि अगर हम अपने देश की बात करते हैं तो आज़ाद कब हुआ था? 15 अगस्त 1947 को। और ये जॉर्ज सस्टम का टेन्योर कब से कब था? यह जो था वो जॉर्ज सस्टम जो था वो दिसंबर 1946 में ब्रिटेन का सम्राट घोषित किया गया था और मई 1947 में गद्दी पर 1936 में ब्रिटेन का सम्राट घोषित किया गया था और 37 में गद्दी पर बैठा था। क्लियर है। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है भारत का संवैधानिक विकास। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था। तो रेगुलेटिंग एक्ट जो है वो 1773 में पारित किया गया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1773 में पारित किया गया था। और रेगुलेटिंग एक्ट की अगर हम लोग बात करते हैं तो जो ब्रिटिश सरकार था वो कंपनी में बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार और कुप्रशासन को दूर करने के लिए 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट जो है वो पारित किया था। रेगुलेटिंग एक्ट से कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखिएगा, जैसे इस एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल पद नाम दे दिया गया। इस अधिनियम के अंतर्गत कलकत्ता में 1774 में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई और कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार करने और भारतीय लोगों से उपहार और रिश्वत लेना प्रतिबंधित कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित अधिनियमों में से प्रथम बार किसमें गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के पद हेतु प्रावधान किया गया? तो किसमें किया गया? यह किया गया रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अकॉर्डिंग। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अभी हम लोगों ने देखा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल पद नाम दे दिया गया और इस एक्ट के तहत बनने वाले जो प्रथम गवर्नर जनरल थे वो थे लॉर्ड बारन हेस्टिंग्स। एक चीज़ और याद रखिएगा, इस एक्ट के द्वारा पहली बार कंपनी के प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को मान्यता मिली और इसके द्वारा केंद्रीय प्रशासन की भी नींव रखी गई। नेक्स्ट है हमारा कि रेगुलेटिंग एक्ट के प्रावधानों के अंतर्गत बिहार के लिए एक प्रांतीय सभा की स्थापना कब हुई? तो बिहार के लिए एक प्रांतीय सभा की स्थापना जो है वो 1774 ईस्वी में हुआ। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, 1774 में। नेक्स्ट है हमारा कि निम्न में से किसके अंतर्गत भारत में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई? तो सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? 1774 में हुई। और किसके अंतर्गत? तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अंतर्गत। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। कहाँ हुई? कलकत्ता में हुआ। इसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश थे। एक मुख्य न्यायाधीश का नाम तो एटलीस्ट याद ही रखिएगा, उनका नाम था सर एलिजा इम्पे। नेक्स्ट हमारा कि ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा स्थापित उच्चतम न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो अभी हम लोगों ने देखा कौन थे, सर एलिजा इम्पे। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। और स्थापना कब? 1774 में, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश थे। नेक्स्ट हमारा कि भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार मिला? तो यह किस एक्ट के द्वारा? 1786 के एक्ट के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1786 ईस्वी का एक्ट। 1786 ईस्वी में एक अधिनियम जो है वो ब्रिटिश संसद के सम्मुख इस भावना से रखा गया ताकि जो कॉर्नवालिस था उसको भारत के गवर्नर जनरल का पद स्वीकार करने के लिए मना लिया जाए, लेकिन वह गवर्नर जनरल तथा मुख्य सेनापति दोनों की शक्तियां लेना चाहता था, लॉर्ड कॉर्नवालिस। और लेकिन इस नए अधिनियम के अनुसार यह सब स्वीकार हो गया, मतलब वो जो कहा जो किया गया, और उसे विशेष अवस्था में अपनी परिषद के निर्णयों को रद्द करने और अपने निर्णयों को लागू करने का अधिकार भी दिया गया। तो यह किस अधिनियम के द्वारा? तो 1786 ईस्वी के एक्ट के द्वारा। नेक्स्ट है हमारा कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत लॉर्ड कॉर्नवालिस को अपनी काउंसिल के फैसलों को रद्द करने का अधिकार मिला? तो अभी हम लोगों ने देखा किसे, 1786 ईस्वी के एक्ट के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। लॉर्ड कॉर्नवालिस की अगर हम लोग बात करते हैं तो यह 1786 से लेकर 1793 तक रहता है और फिर यह 1805 में भी आता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है हमारा कि भारतीय व्यापार में ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार समाप्त किया गया। तो यह भारतीय व्यापार में कब समाप्त किया गया? 1813 में। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, 1813 में। लेकिन उसके चीन के साथ व्यापार और चाय के व्यापार का एकाधिकार जो था वो चलता रहा था। ठीक है। 1813 से और भी याद रखिएगा, कंपनी के अधिकार पत्र को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया और इस चार्टर कानून ने ही कंपनी के भारतीय क्षेत्रों में ईसाई मशीनरियों की प्रवेश की अनुमति दे दी। नेक्स्ट है हमारा कि किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया? तो यह 1813 के चार्टर अधिनियम के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, 1813 के चार्टर अधिनियम के द्वारा। एक चीज़ और याद रखिएगा, 1813 के चार्टर अधिनियम के द्वारा कुछ सीमाओं के अधीन सभी ब्रिटिश नागरिकों के लिए भारत के साथ व्यापार जो है वो खोल दिए गए थे। नेक्स्ट है हमारा कि चार्टर अधिनियम 1813 भारत के लिए महत्वपूर्ण समझे जाने का निम्नलिखित में से कौन एक कारण है?
तो इसके कारण यही है कि इसके द्वारा भारतीयों की शिक्षा के लिए वित्तीय प्रावधान किया गया। आप लोगों ने पढ़ रखा होगा कि 1 लाख रुपए वार्षिक पैसा पृथक रख दिया गया था शिक्षा के लिए। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट हमारा कि चार्टर एक्ट 1833 में निम्न प्रावधानों में से कौन एक जो है वो नहीं था, यह पूछ रहा है। ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक गतिविधियों का समापन, यह तो था। काउंसिल में परम सत्ताधिकारी के पदनाम को भारत के गवर्नर जनरल के पदनाम में बदलना, ये भी था, क्योंकि इसी अधिनियम के द्वारा बंगाल का गवर्नर जनरल जो था वो अब समूचे भारत का गवर्नर जनरल बन गया था। काउंसिल में गवर्नर जनरल को विधिकर्ता की सभी शक्तियां प्रदान करना, ये भी था। गवर्नर जनरल की काउंसिल में विधि सम्मत के रूप में एक भारतीय की नियुक्ति, यह नहीं था लेकिन भारतीय की नियुक्ति नहीं था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि इस अधिनियम के द्वारा कानून बनाने के लिए गवर्नर जनरल की परिषद में एक कानूनी सदस्य जो था वो चौथे सदस्य के रूप में सम्मिलित तो किया गया था, लेकिन वह सदस्य भारतीय नहीं बल्कि अंग्रेज था। और सर्वप्रथम जो था वो मैकाले को विधि सदस्य के रूप में परिषद में शामिल किया गया था। नेक्स्ट है हमारा कि लोक सेवाओं की परीक्षा जो है वो इंग्लैंड तथा भारत में एक साथ कराने की संस्तुति निम्न में से किसके द्वारा की गई थी? तो यह जो है वो माउंटेगू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट के द्वारा किया गया था। इसी रिपोर्ट में यह अनुशंसा किया गया था कि सिविल सेवा परीक्षा जो है वो इंग्लैंड और भारत में एक साथ आयोजित की जानी चाहिए तथा उच्च भारतीय सिविल सेवा के 1/3 पद जो है वो भारतीय के लिए आरक्षित होना चाहिए। और फिर यही माउंटेगू चेम्सफोर्ड की संस्तुति के आधार पर 1922 से सिविल सेवा परीक्षा जो है वो इंग्लैंड और भारत में एक साथ आयोजित किया जाने लगा था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, माउंटेगू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट के द्वारा। अच्छा, एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि कौन सा आयोग जो है वो अपने रिपोर्ट में यह अनुशंसा किया था कि सिविल सेवा परीक्षा जो है वो इंग्लैंड और भारत में एक साथ नहीं किया जाना चाहिए। यह तो किया जाना चाहिए तब तो माउंटेगू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट, अगर पूछते कि नहीं किया जाना तब हो जाएगा आपका आंसर जो होगा वो होगा एचिसन आयोग। एचिसन आयोग जो था वो 1887 में यह बना था और यह इसने फैसला दिया था कि इंग्लैंड और भारत में एक साथ जो है वो सिविल सेवा परीक्षा आयोजित नहीं करवाना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा कि नागरिक सेवाओं के लिए प्रतियोगी परीक्षा प्रणाली का सिद्धांत स्वीकार किया गया तो 1853 में। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, 1853 में। 1853 में मतलब ये कह दिया गया कि अब जो है वो कंपनी में जो लोग रखे जाएंगे वो प्रतियोगी परीक्षाओं के माध्यम से रखे जाएंगे। 1853 में के चार्टर एक्ट में यह व्यवस्था किया गया था कि नियंत्रण बोर्ड और इसके अन्य पदाधिकारियों का वेतन जो है वो सरकार निश्चित करेगी, परंतु धन जो है वो कंपनी देगी। साथ ही साथ डायरेक्टरों की संख्या जो है वो 24 से घटाकर 18 कर दी गई थी, जिसमें 6 क्राउन के द्वारा मनोनीत किए जाने थे। नेक्स्ट है हमारा कि निम्नलिखित में से किस कानून ने पहली बार भारत में क्रियाशील विधान परिषद का सृजन किया था? तो यह किस कानून के द्वारा? चार्टर एक्ट 1853 के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, चार्टर एक्ट 1853 के द्वारा। 1853 ईस्वी के ही चार्टर एक्ट के द्वारा कार्यपालिका तथा विधायी शक्तियों को पृथक करने का एक निश्चित कदम उठाया गया था और भारत के लिए पहली बार एक पृथक विधान परिषद की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट है हमारा कि निम्न में से किस एक वर्ष से ब्रिटिश सरकार अंतिम रूप से भारत एवं इंग्लैंड में एक ही समय साथ साथ इंडियन सिविल सर्विसेज की परीक्षा जो है वो आयोजित कराने हेतु सहमत हुई थी? तो अभी हम लोगों ने देखा कब से, 1922 से। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1922 से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि नीचे दिए गए कूट से आपको चयन करना है, सूची 1 और सूची 2 को मैच करना है। देखिए, नियंत्रण परिषद की स्थापना की अगर हम लोग बात करते हैं तो यह किसके साथ मैच करेगा? यह मैच करेगा पीट का भारतीय अधिनियम 1784 के साथ, क्योंकि आप लोगों ने पढ़ रखा होगा कि कंपनी के वाणिज्यिक विषयों को छोड़कर सभी जो सैनिक, असैनिक तथा राज्य संबंधित जितने भी मामले हैं उसको एक नियंत्रण बोर्ड के अधीन कर दिया गया था, इसी पीट के भारतीय अधिनियम 1784 के द्वारा। फिर कह रहा सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना। तो सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना जो है वो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा 1774 में किया गया था। तो इस क्वेश्चन ये जो है वो 1 के साथ मैच करेगा। फिर कह रहा है ईसाई मशीनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति। तो यह कब दिया गया था? चार्टर अधिनियम 1813 के द्वारा दिया गया था। फिर कह रहा है कि गवर्नर जनरल परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति। तो यह चार्टर अधिनियम 1833 के द्वारा दिया गया था। अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि कानून बनाने के लिए गवर्नर जनरल की परिषद में एक कानूनी सदस्य जो है वो चौथे सदस्य के रूप में सम्मिलित किया जाएगा। कौन से अधिनियम के द्वारा? तो चार्टर अधिनियम 1833 के द्वारा। नेक्स्ट है, ये फिर से मैच करने के लिए कह रहा है। देखिए, कह रहा है चार्टर एक्ट 1813, यह किसके साथ मैच करेगा कि भारत में कंपनी का व्यापार एक अधिकार समाप्त कर दिया गया है, इसके साथ मैच करेगा। रेगुलेटिंग एक्ट 1773, यह कंपनी के निर्देशकों को कंपनी के प्रबंध से संबंधित सभी पत्राचार और दस्तावेज जो है वो ब्रिटिश सरकार को प्रस्तुत करने को कहा गया।
एक्ट ऑफ 1858 की अगर हम लोग बात करते हैं तो यह मैच करेगा कि शासन का अधिकार जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन को दे दिया गया। और पिट्स इंडिया एक्ट 1784 की बात करते हैं तो यह मैच करेगा भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को पूरी तरह विनियमित करने के लिए ब्रिटेन में एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल स्थापित किया गया। नेक्स्ट है हमारा कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना जो है वो किस अधिनियम के अंतर्गत किया गया था। तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना जो है वो पिट्स इंडिया अधिनियम 1784 के द्वारा किया गया। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। आप लोगों ने पढ़ रखा होगा कि 1784 के एक्ट के द्वारा दोहरे प्रशासन का प्रारंभ हुआ, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स व्यापारिक मामले के लिए और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर राजनीतिक मामले के लिए। नेक्स्ट हमारा कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने चाय के व्यापारिक एकाधिकार को खो दिया। तो चाय के व्यापारिक एकाधिकार को कब खो दिया? 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा। इसके द्वारा कंपनी के व्यापारिक अधिकार जो है वो पूर्णतः समाप्त कर दिए गए। अब कंपनी का जो कार्य है वो सिर्फ और सिर्फ ब्रिटिश सरकार की ओर से भारत का शासन करना रह गया था। साथ ही साथ याद रखिएगा 1833 के चार्टर अधिनियम के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा और भारत में दास प्रथा को विधि विरुद्ध घोषित कर दिया गया तथा 1843 ईस्वी में उसका उन्मूलन कर दिया गया। नेक्स्ट है हमारा कि भारत का शासन ईस्ट इंडिया कंपनी से क्राउन को स्थानांतरित किया गया। तो जब ये 1857 का विद्रोह होता है उसके बाद 1858 का भारत सरकार अधिनियम आता है और इसी के द्वारा किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा 1858 के भारत सरकार अधिनियम के अंतर्गत। एक चीज़ याद रखिएगा, 1858 का जो भारत सरकार अधिनियम है इसके द्वारा भारतीय प्रशासन का नियंत्रण जो है वो कंपनी से छीनकर ब्रिटिश राजमुकुट को सौंप दिया गया। इंग्लैंड में इस अधिनियम के द्वारा एक भारतीय राज्य सचिव का प्रावधान किया गया और उसकी सहायता के लिए 15 सदस्यों की मंत्रा परिषद की गठन की गई, जिसमें 8 जो थे वो सरकार के द्वारा मनोनीत होने थे और शेष जो बचे 7 वो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा चुने जाने थे। एक चीज़ और याद रखिएगा, 1858 के भारत सरकार अधिनियम के द्वारा ही मुगल सम्राट के पद को भी समाप्त कर दिया गया और भारतीय मामलों पर ब्रिटिश संसद का सीधा नियंत्रण स्थापित किया गया। नेक्स्ट है हमारा कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चार्टर एक्ट 1853 के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के भारतीय व्यापार के एकाधिकार को उत्साहित कर दिया गया। तो यह गलत है, क्योंकि अगर देखा जाए तो ईस्ट इंडिया कंपनी के भारतीय व्यापार के एकाधिकार को 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा समाप्त किया गया था। तो इस क्वेश्चन का ये तो पहला गलत है। फिर कह रहा है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के अंतर्गत ब्रिटिश संसद ने ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्णतः समाप्त कर भारत में सीधा शासन करने का उत्तरदायित्व ग्रहण किया। तो यह सही है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 2 जो है वो सही है। नेक्स्ट है हमारा कि निम्नलिखित में से किस एक्ट के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई। तो यह किया गया इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। एक चीज़ याद रखिएगा, यह अध्यादेश जो था वो अधिकाधिक 6 माह तक लागू रह सकता था। साथ ही साथ इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 से याद रखिएगा, इसी एक्ट के द्वारा गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद का विस्तार भी किया गया। नेक्स्ट है हमारा कि ब्रिटिश इंडिया के निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम ने सामूहिक कार्य चलन के स्थान पर विभाग या विभागीय पद्धति द्वारा वायसराय की कार्यकारी परिषद पर उनके प्राधिकार को और बल प्रदान दिया। तो ये इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 के द्वारा अभी हम लोगों ने देखा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, 1861 के ही भारतीय परिषद अधिनियम के द्वारा वायसराय की परिषद को कानून बनाने की शक्ति प्रदान की गई, जिसके तहत लॉर्ड कैनिंग जो था वो विभागीय प्रणाली की शुरुआत किया था। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि लॉर्ड कैनिंग जो है वो विभागीय प्रणाली की शुरुआत कब किया था। लॉर्ड कैनिंग जो था वो भिन्न भिन्न सदस्यों को अलग अलग विभाग सौंपकर एक प्रकार से मंत्रिमंडलीय व्यवस्था की नींव भी डाली थी। साथ ही साथ इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 के द्वारा ही कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने की शुरुआत भी की गई। नेक्स्ट हमारा कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई। तो यह हुआ भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के तहत। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, भारतीय परिषद अधिनियम 1892। बजट पर उन्हें अपना विचार प्रकट करने का अधिकार दिया गया, लेकिन इस विषय पर कोई प्रस्ताव रखने अथवा सदन में मत विभाजन कराने का उन्हें अधिकार नहीं दिया गया था। साथ ही साथ सार्वजनिक हित के मामलों में 6 दिन की सूचना देकर प्रश्न पूछने का भी अधिकार दिया गया था। एक चीज़ और याद रखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा अंग्रेजों ने भारत में सर्वप्रथम परोक्ष निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत की थी। तो परोक्ष निर्वाचन प्रणाली की जो शुरुआत है वो 1892 के अधिनियम के द्वारा किया गया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, 1892 का अधिनियम।
नेक्स्ट कि हमारा भारत में मीडिया को नियंत्रित करने के लिए एक्ट कब कब पारित हुआ था। तो देखिए, सबसे पहले 1835 में भी पारित हुआ था। विधानों की दमनकारी नीतियों को उजागर करने के कारण सर्वप्रथम 1835 ईस्वी में प्रेस एक्ट का ऐलान किया गया था। फिर 1867 की अगर हम लोग बात करते हैं तो 1867 में भी प्रेस और पुस्तकों का पंजीकरण अधिनियम जारी किया गया था। और गवर्नर जनरल जो लॉर्ड लिट्टन था वो फिर 1878 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पारित करता है, जिसके तहत बिना सरकार की इजाज़त के कोई भी पत्र निकाला नहीं जा सकता है जिसमें अंग्रेजी सरकार की आलोचना की गई हो। फिर जाकर 1908 में भी प्रेस पर नियंत्रण का एक्ट जो है वो लॉर्ड मिंटो के द्वारा शुरू किया जाता है, जिसके तहत ऐसी कोई भी प्रकाशन को जब्त करने का अधिकार सरकार को होगा जिसमें सरकार के खिलाफ जन भावना को भड़काने का आरोप लगाया हो। तो ये चारों जो है वो एक्ट पारित किया गया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है हमारा कि बॉम्बे, मद्रास और कलकत्ता में उच्च न्यायालयों की स्थापना कब हुई थी। तो यह कब हुआ था? 1862 में हुआ था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा, लेकिन यह जो था वो 1861 में पारित हुआ था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए 1861। देखिए, बम्बई, मद्रास, कलकत्ता उच्च न्यायालयों की जो स्थापना है वो ब्रिटिश संसद के द्वारा पारित जो 1861 का जो भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम था उसके तहत 1862 में किया गया था। नेक्स्ट है हमारा कि भारत में ब्रिटेन के सभी संवैधानिक प्रयोगों में से सबसे कम समय तक कौन चला। तो सबसे कम समय तक चला 1909 का इंडियन काउंसिल एक्ट, जिसको कि हम लोग मार्लो मिंटो सुधार के नाम से जाने जाते हैं। और इसी के द्वारा पहली बार मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक प्रतिनिधित्व का उपबंध किया गया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी 1909 का इंडियन काउंसिल एक्ट। नेक्स्ट है हमारा कि 20 अगस्त 1917 के सुधारों की घोषणा को जाना जाता है। तो इसको मॉन्टेगू घोषणा के नाम से जाना जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, मॉन्टेगू घोषणा के नाम से जाना जाता है। देखिए, 20 अगस्त 1917 की जो सुधार था उसके घोषणा जब हुआ था तो तत्कालीन जो भारत सचिव था वो मॉन्टेगू था, और इसीलिए इसको मॉन्टेगू घोषणा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है हमारा मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट जो थी वो भारत सरकार अधिनियम 1919 का आधार बनी। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, भारत सरकार अधिनियम 1919 का अधिकार बना। वहीं मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट की अगर बात करते हैं तो इसके तहत केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका की स्थापना की गई, प्रांतों में द्वैत शासन का प्रणाली का प्रवर्तन किया गया और भारत में एक लोक सेवा आयोग का गठन का प्रावधान किया गया। नेक्स्ट है हमारा कि 1919 में जब मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड अधिनियम पास हुआ तब इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे। तो देखिए, इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे लॉर्ड जॉर्ज, क्योंकि इनका जो टेन्योर था वो 1916 से लेकर कब तक था? 1922 तक। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा डेविड लॉर्ड जॉर्ज। नेक्स्ट है हमारा कि प्रांतों में द्वैत शासन प्रणाली जो है वो किस अधिनियम के अंतर्गत लागू की गई। तो अभी हम लोगों ने देखा किसके तहत? 1919 के तहत। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत। और इसी अधिनियम के तहत प्रांतों में विषयों को आरक्षित और हस्तांतरित दो विभागों में बांटा गया। इनमें जो हस्तांतरित विषय था उसका प्रशासन जो था वो विधायिका के चयनित सदस्यों को सौंपा गया, और जो आरक्षित विषय था वो गवर्नर की कार्यकारिणी के पास था। नेक्स्ट है हमारा कि मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड प्रस्ताव जो है वो किससे संबंधित था। तो मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड प्रस्ताव जो है वो संवैधानिक सुधार से था। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, संवैधानिक सुधार से। नेक्स्ट है हमारा कि निम्न में से भारत सरकार अधिनियम 1919 के बारे में असत्य को चिन्हित कीजिए। यह कह रहा है यह जो है अधिनियम मार्लो मिंटो सुधार अधिनियम के नाम से जाना जाता है, यही असत्य है, क्योंकि आपको पता होगा कि यह जो है वो मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है। और 1909 का जो अधिनियम है वो लॉर्ड मार्लो मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता था, क्योंकि उस समय लॉर्ड मार्लो जो थे वो इंग्लैंड में भारत के राज्य सचिव थे और लॉर्ड मिंटो जो थे वो भारत के वायसराय थे। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है हमारा कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत सरकार अधिनियम 1919 के प्रवर्तन के साथ शासन का ढांचा और उनकी विशेषताएं जो है एकात्मक और केंद्रीय हो रही थी। ये गलत है। सत्ता का एक बड़ा भाग जो है वो प्रांतों को प्रयोजित किया गया था, यह बिल्कुल सही है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा कि ए गलत है और आर जो है वो सही है। नेक्स्ट है हमारा कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। द्विशासन का अर्थ प्रशासन के विषय के दो वर्गों में विभाजित था, यह बिल्कुल सही है, क्योंकि आप लोगों ने पढ़ रखा होगा कि 1919 के एक्ट में जो सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन था वो था प्रांतीय प्रशासन में ही आया था। प्रांतों में देश शासन प्रणाली के आरंभ की गई थी और इसमें दो भागों में बांट दिया गया था, आरक्षित और हस्तांतरित विषय। तो पहला तो सही है। दूसरा कह रहा है कि प्रांतों में उत्तरदायी शासन के बोध का प्रवर्तन कराने का प्रयत्न किया गया था। तो हाँ, ये बिल्कुल किया गया था, दो वर्गों में विभाजन करा के। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही है, और आर जो है वो ए का सही स्पष्टीकरण भी है।
नेक्स्ट है हमारा कि भारत सरकार अधिनियम 1935 के मुख्य तत्वों में सम्मिलित है एक संघ का प्रावधान, हाँ बिल्कुल था। प्रांतों को स्वायत्ता देना ये नहीं था, हाँ ये भी था, प्रांतों को स्वायत्ता देना तो था ही। प्रांतों में द्विशासन की प्रस्तावना यह नहीं था। उसके बाद केंद्रीय विधायिका को संप्रभुता प्रदान करना यह भी नहीं था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, 1 और 2 दोनों था। नेक्स्ट है हमारा कि भारत सरकार अधिनियम 1935 निम्नलिखित में से किसकी रिपोर्ट पर आधारित था। तो यह जो था वो साइमन कमीशन की रिपोर्ट पर आधारित था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, साइमन कमीशन। देखिए भारत सरकार अधिनियम 1919 में ही यह प्रावधान किया गया था कि राजनीतिक परिस्थितियों के प्रत्येक 10 वर्ष में पुनर्वलोकन किया जाएगा और 1927 से ही यह प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई थी और साइमन आयोग नियुक्त किया गया था। फिर सर्वदलीय कॉन्फ्रेंस ने नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत की। साइमन आयोग रिपोर्ट एवं गोलमेज सम्मेलनों और अंग्रेजी सरकार द्वारा प्रस्तुत श्वेत पत्र जो था ये सब जो है वो 1935 के भारत सरकार अधिनियम के आधार बने थे। नेक्स्ट है हमारा कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1935 के भारत सरकार अधिनियम की कुछ विशेषता थी। गवर्नरी प्रांतों में द्वैत शासन की समाप्ति, यह बिल्कुल था क्योंकि 1935 के भारत सरकार अधिनियम के द्वारा प्रांतों को दोहरे शासन के स्थान पर स्वशासन मिल गया था और आरक्षित एवं हस्तांतरित विषयों में जो भेद था वो समाप्त हो गया था। दूसरा कह रहा है गवर्नर को विधायिक क्रियाओं में निषेधाधिकार, वीटो की शक्ति तथा स्वयं द्वारा विधि बनाना, तो यह भी था। फिर कह रहा सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की नियम की समाप्ति, यह नहीं था क्योंकि देखिए 1935 के अधिनियम के द्वारा सांप्रदायिक तथा वर्गीय मतदाता मंडलों का और विस्तार किया गया था और अनुसूचित जातियां मुसलमान, सिख, यूरोपीय, भारतीय ईसाई, एंग्लो इंडियन तथा भारतीय मुसलमान ये सब को पृथक पृथक प्रतिनिधित्व मिला था। तो यह तो नहीं था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा कि 1 और 2 जो है वो सही है और तीसरा जो है वो गलत है। नेक्स्ट है हमारा कि भारत सरकार अधिनियम 1935 ने समाप्त की। तो भारत सरकार अधिनियम 1935 क्या समाप्त किया, तो प्रांतीय द्वैत शासन व्यवस्था को समाप्त कर दिया। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है हमारा कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में प्रांतीय स्वशासन का उपबंध था, यह बिल्कुल था। फिर कह रहा है कि एक संघीय न्यायालय यानी फेडरल कोर्ट की स्थापना का उपबंध था, यह भी था। केंद्र में अखिल भारतीय संघ का उपबंध था, यह भी था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 1, 2 और 3 तीनों था। 1935 में अगर हम लोग बात करते हैं तो इसमें संघात्मक सरकार की स्थापना, केंद्र में द्वैत शासन की स्थापना, प्रांतों में द्वैत शासन के स्थान पर श्वेत शासन की स्थापना, द्विसदनीय केंद्रीय विधानमंडल, प्रांतीय शासन व्यवस्था, प्रांतीय विधानमंडल, केंद्र एवं प्रांतों में शक्तियों का विभाजन, फेडरल न्यायालय की स्थापना, ये सब जो है वो 1935 के अधिनियम का मुख्य उपबंध था। नेक्स्ट है हमारा 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट क्यों महत्वपूर्ण है। तो यह क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत है। आप लोगों को पता होगा कि जो भारतीय संविधान का 395 अनुच्छेद है उसमें से लगभग 250 अनुच्छेद ऐसे हैं जो कि 1935 के अधिनियम से या तो एज इट इज ले लिए गए हैं या फिर उसमें थोड़ा बहुत परिवर्तन करके उसको संविधान में सम्मिलित कर लिया गया है। नेक्स्ट है हमारा कि निम्नलिखित में से किसने 1935 के अधिनियम के बारे में कहा था। यह एक कार है जिसमें ब्रेक तो है परंतु इंजन नहीं है। तो यह किसने कहा था, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा कहा गया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट हमारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने किस अधिवेशन में भारत सरकार अधिनियम 1935 को अस्वीकार किया था। तो यह किस अधिनियम में किया था, यह किया था लखनऊ अधिवेशन 1936 में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी और इसकी अध्यक्षता जो है वो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट हमारा कि केंद्रीय विधानसभा का निम्नलिखित में से कौन सा निर्वाचन जो है वो भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत हुआ था। तो 1926 का हुआ था 1919 के तहत और 1945 का भी हुआ था। 1937 का जो निर्वाचन है वो 1935 के अधिनियम के द्वारा हुआ था, ये याद रखिएगा। बाद बाकी 1919 के अधिनियम के तहत जो चुनाव 1923 में हुआ है, 1926 में हुआ है, 1930 में हुआ है, 1934 में हुआ है और 1945 में हुआ है, ये सब चुनाव जो है वो 1919 के अधिनियम के तहत हुआ है। लेकिन 1937 में जो प्रांतीय विधानसभा चुनाव था वो भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत हुआ था। तो यहाँ पहला और तीसरा जो है वो सही है, दूसरा गलत है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, ए और सी जो है वो 1919 के तहत हुआ था। नेक्स्ट है हमारा कि निम्नलिखित में से किसने भारत सरकार अधिनियम 1935 को गुलामी का अधिकार पत्र कहा था। तो यह किसने कहा था, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा ही कहा गया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जवाहरलाल नेहरू। या तो आपके एग्जाम में पूछता है गुलामी का अधिकार पत्र या पूछता है दास्ता का आज्ञा पत्र, तो यह दोनों जो है वो एक ही चीज़ है, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा कहा गया था। 1935 के अधिनियम की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसमें 14 भाग थी, 321 धाराएं थीं और 10 अनुसूचियां थी। एक चीज़ याद रखिएगा, 1935 के भारत शासन अधिनियम में प्रस्तावना का अभाव था।
नेक्स्ट है हमारा कि भारत सरकार अधिनियम 1935 में अंतर्दृष्ट अनुदेश प्रपत्र को वर्ष 1950 में भारत के संविधान में किस रूप में समाविष्ट किया गया था? तो इसको राज्य के नीति निर्देशक तत्व के रूप में समाविष्ट किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट हमारा भारतीय शासन अधिनियम 1935 के द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियां जो है वो किसे दी गई है? तो अवशिष्ट शक्तियां जो है वो गवर्नर जनरल को दी गई थी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, गवर्नर जनरल को। नेक्स्ट है हमारा कि यह किसने कहा था कि मुझे इस आरोप के संबंध में कोई क्षमा नहीं मांगनी है कि संविधान के प्रारूप में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के एक बड़े भाग को पुनः उत्पादित कर दिया गया है? तो यह डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा कहा गया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। देखिए हुआ क्या था कि जब संविधान सभा में संविधान के प्रारूप पर जब बहस हो रही थी तो अंबेडकर साहब पे बहुत सारे आलोचनाएं किए गए थे और उन्हीं आलोचनाओं का जब जवाब दे रहे थे अंबेडकर साहब, तब उन्होंने कहा था कि संविधान के प्रारूप में भारत शासन एक्ट जो 1935 है उसके अधिकांश प्रावधान को ज्यों का त्यों शामिल कर लिया गया है, लेकिन मैं उसके बारे में कोई क्षमा याचना नहीं करता क्योंकि किसी से उधार लेने में कोई शर्म की बात नहीं है, इसमें कोई चोरी नहीं की गई है। नेक्स्ट है हमारा कि सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करने के लिए कह रहा है द रेगुलेटिंग एक्ट 1773 यह किसके साथ मैच करेगा? यह सुप्रीम कोर्ट की स्थापना इसके तहत हुआ था 1774 में। भारतीय परिषद अधिनियम 1909 की अगर बात करते हैं तो यह सांप्रदायिक निर्वाचक मंडल का प्रारंभ किया था। वहीं भारत सरकार अधिनियम 1919 की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये द्वैध शासन का प्रारंभ किया था। और भारत सरकार अधिनियम 1935 की अगर बात करते हैं तो यह प्रांतों में स्वेता के लिए प्रावधान का उल्लेख इसमें किया गया था। तो यह था हमारा आज का वीडियो। आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ इस वीडियो से कुछ सीखने के लिए मिला तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आया तो दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन दबा लीजिए ताकि हमारे सारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। एक चीज़ और, अब जो हिस्ट्री है वो ऑलमोस्ट आपका ख़त्म हो गया। ये भी जो था वो पॉलिटी का पार्ट में भी हम लोग इस चीज़ को पढ़ते हैं। अब 2 वीडियो और आएगा, वो आधुनिक इतिहास विविध का 2 वीडियो और आ जाएगा। उसमें 200 के अप्रॉक्स क्वेश्चन है, 200 कुछ, तो वो 2 वीडियो और आएगा। उसके बाद आपका जो है वो आधुनिक भारत जो है वो ख़त्म हो जाएगा। तो चलिए तब तक के लिए आप लोग घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए और पढ़ाई कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।